हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं और क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज और समझ लें कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 1 + 3 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम आर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कैसे करेंगे। वैसे तो हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, लेकिन जब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं तो इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन बोलते हैं। तो देखिए ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको हम ओ से डिनोट कर लेते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इस एक्स एक्सेस पे हम लोग रियल नंबर को यानी रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाई एक्सेस पे आयोटा मींस अगर मैं इसे कैपिटल आई लिख दूं आप समझ जाइए इमेजिनरी बात हो रही है और आयोटा का मतलब ही कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब 1 हमारे पास एक्स एक्सेस पर है तो 1 मान लेते हैं हम लोग कि यहां पर कहीं आ गया, और 3 अगर हम बात करें तो y पर 3 इस पॉइंट पर कहीं लेते हैं, यानी हमारे पास एक्चुअल जो पॉइंट आया अगर इसका हम नेम कर दें तो p, तो o से p जो डिस्टेंस होती है तो यही जो मॉडुलस में निकल कर आता है इसे हम लोग एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। दिस इज नोन एज अ मॉडुलस, और मॉडुलस को हम लोग मॉडुलस जेड से डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू, अगर हम फार्मूले की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये √(x² + y² होता है। मीन्स जो डिस्टेंस ऑफ ओपी होता है वही मॉडुलस है। अगर इसको हम तीसरे वे में समझें तो डिस्टेंस ऑफ ओपी इज इक्वल टू मॉडुलस, और मॉडुलस इज इक्वल टू √(x² + y² हो जाता है। अब इतना जब हम लोगों ने देख लिया, ये कॉन्सेप्ट था मॉडुलस निकालने का। तो मॉडुलस निकालते समय हम लोगों ने देखा यहां से o से p तक की जो डिस्टेंस थी मींस ओपी की जो डिस्टेंस थी उसको हम लोगों ने मॉडुलस बोला, और मॉडुलस की वैल्यू x² + y² के इक्वल हो गई। तो एक्चुअली में ये जो 1 + 3 आयोटा था इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया गया अगर ध्यान से देखें तो x एक्सेस पे ये और उधर हो गया y एक्सेस पर। तो ये जो पॉइंट होता है इसको रिप्रेजेंट कर करके जो रिप्रेजेंटेशन होता है 1 + 3 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जबकि हम इसी चीज को जब कार्टेशियन प्लेन में बात करते थे तो अगर हमारे पास 1,3 होता था तो हम 1 यहाँ पर 3 मान लीजिए y पर यहाँ है तो इस तरीके से इस पॉइंट को हम बोल देते थे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज 1,3, और इसकी जो भी डिस्टेंस होती थी उसके हिसाब से कर देते थे। लेकिन यहाँ ओरिजिन से p तक की जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर जब हम फाइंड करते हैं आर्गेन प्लेन पर, इसको या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या आर्गेन प्लेन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आर्गुमेंट क्या होता है। ये तो मॉडुलस निकालना हम लोगों ने सीखा या कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। मीन्स जब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसको ओरिजिन ले लिया और अभी हमने इसका रिप्रेजेंटेशन किया, ये 1 पे था और ये यहां पर 3 यहां पर कहीं है। मीन्स इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं O से P की बात मीन्स, और इस प्लेन को बोलेंगे 1 + 3 आयोटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल। हमने यहां पर लेट कर लिया थीटा यहां पर आर्ग्यूमेंट ले लिया, थीटा बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, ये हो जाता है अल्फा कंसीडर कर लिया थोड़ी देर के लिए। तो ध्यान से देखिए अगर हम इसको मीट करा दें तो हमारे पास कुछ ऐसा आया। तो एक्स एक्सेस पे जो डिस्टेंस कवर की गई इस यहाँ पे रियल पार्ट होता है, और वाई एक्सेस पे जो डिस्टेंस कवर की जा रही है उसको हम लोगों ने आयोटा या आई मीन्स इमेजिनरी या आयोटा से डिनोट कर दिया समझने के लिए। तो 1 + 3i। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर tan अल्फा अप्लाई करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan अल्फा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 के फ्रंट पर हमारे पास हाइपो होता है और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बेस होता है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू हो गई p इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3/1। इस तरीके से हम लोगों को मिल गया tan अल्फा इज इक्वल टू 3/1। इट मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/1। तो ये जो अल्फा की वैल्यू निकल कर आई है एक्चुअली में यही आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए एक दो कॉन्सेप्ट हैं, जरा इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। तो आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो थीटा होता है, थीटा इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड दिस इज लेस एंड इक्वल्स टू पाई। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रख करके चलना है कि यहाँ पर जब हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो माइनस पाई से बड़ा और पाई के इक्वल या पाई से छोटा होता है। तो अब आइए हम लोग इस इंपॉर्टेंट रूल को देखेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेंट लॉ की अगर बात करें तो हमारे पास ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक दो बातें और समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी इंपॉर्टेंट बात समझी, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस एंड इक्वल्स टू पाई। तो इसी तरीके से दूसरी बात हम समझते हैं, जब हम एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमारा निगेटिव होता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है। अब एंगल पॉजिटिव नेगेटिव के रिगार्डिंग भी हमें ये देखना रहता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें पॉजिटिव लाना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमें नेगेटिव लेकर आना है। तो आइए इन दोनों बातों का मीन्स नंबर वन थिंग कि हमें यूज करना है इस रूल को, और सेकेंड थिंग कि अगर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है इस बात को भी ध्यान देकर के उस एंगल को नेगेटिव या पॉजिटिव जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग वहां पर देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा देखने से ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये दो के दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट को देखेंगे कि चारों क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग कहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या, एक्स एक्सेस पे हम लोग रियल को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सेस पे आयोटा को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा गिवन है। हमने मान लिया 1 यहाँ पर है, आयोटा में 1 की वैल्यू यहाँ पर कहीं लेकर के कुछ ऐसा ले लिया, तो ओपी डिस्टेंस हमारे पास निकल आई। थोड़ा सा फिगर में बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्केल से मेजरमेंट नहीं है इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली कंडीशन नहीं। ये P हो गया, ये O हो गया, और इस पॉइंट को हमने A बोल दिया। यहां पर हमने अल्फा कंसीडर कर लिया। तो ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर भी 1 है और ये भी वैल्यू 1 है। इट मीन्स ये भी 1 ये भी 1। तो अगर अब हम यहाँ पर 10 के टर्म में बात करें तो 10 अल्फा हमारे पास निकल कर आता है 1/1। इस तरीके से हमारे पास 10 अल्फा की वैल्यू हो जाती है 10 π/4। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया π/4। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये हमारे पास आर्गुमेंट अभी जो निकला है, अगर हम इसको देखें ध्यान से, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, अभी लग रहा है कि π/4 ही आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी हमने क्या कहा था कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो यहाँ का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव निकलना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो थीटा होता है, थीटा इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस एंड इक्वल टू पाई। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये एक राउंड पूरा कंप्लीट होता तब हम पाई की बात करते, लेकिन अभी हमारे पास क्या निकल कर आया है कि डायरेक्टली ये जो वैल्यू है वो π/4 है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी हम चल रहे हैं
अब यहाँ पर देखेंगे जो थीटा है वो माइनस पाई से बड़ा और पाई के इक्वल या पाई से छोटा होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू जो आई वो पाई बाई 4, इट मीन्स ये इसके बीच में लाई कर रहा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ थैंक यू क्लास।